आपको मुख्यमंत्री बना दिया जाए, मान लीजिए, तो क्या करोगे सबसे पहले आप? सबसे पहले मैं चैनल बंद कर दूंगा, ये वाला चैनल, सारे चैनल बंद कर दूंगा। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नाराज क्यों हो रहे? धन्यवाद तो बोल दो। किस बात का? आपने मुझे समय करके दिखाओ तब धन्यवाद बोलेंगे। नमस्कार, मैं राजेश पोलखोल बाहुगुणा और आप देख रहे हैं पर्वतवाणी लाइव। कल साधु समाज के संतों ने एक बात मुख्यमंत्री जी को कही है कि चार धाम यात्रा पे गैर हिंदुओं का जाना वर्जित होना चाहिए। इसको लेके आज विकास वर्मा जी से हम बातचीत करेंगे। विकास वर्मा जी नमस्कार, कैसे हैं आप? जय श्री राम। सबसे पहले तो और देवभूमि की पवित्रता के लिए वास्तव में यह बहुत सराहनीय कदम है और हम सबको इसका साथ देना चाहिए और ख़ास तौर पे मीडिया के लिए मैं कहूँगा कि मीडिया को यह प्रमुखता से चलाना चाहिए कि जिस प्रकार देवभूमि पतन के करीब है, यह एक पर्यटन स्थल बन चुका है, जबकि ये देवभूमि देवताओं की तीर्थस्थली, यहाँ पर जो लोग भाव से जिस भाव से आना चाहिए वह भाव यहाँ नहीं रहा। लोग एंजॉय के लिए, मस्ती के लिए, शराब व्यसन करने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं, जबकि इस देवभूमि की पवित्रता पूर्व में सब लोगों ने बताई है। द्रोण नगरी है, देहरादून है, आज यहाँ की पवित्रता को भी लांछन लगाने का कार्य हो रहा है। तो आज साधु समाज ने जो कहा है, उन्होंने कहा है कि गैर हिंदुओं का चार धाम यात्रा पे जाना वर्जित होना चाहिए। तो मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि इसको लेके गैर हिंदुओं का सत्यापन होना चाहिए। आप कैसे देख रहे हैं इसे? देखिए, गैर हिंदू के मैं तो कहता हूँ स्पष्ट कहना चाहिए, मुसलमानों का प्रवेश पूर्णतया वर्जित। हिंदू धार्मिक स्थलों पर उनका क्या काम? अगर वास्तव में वह हिंदू धार्मिक स्थलों में आस्था से जा रहे हैं तो पहले तो वह विचार करें, इस्लाम को त्याग दें, हिंदू धर्म में आए, क्योंकि जिस भाव से वह मंदिरों में प्रवेश करते हैं वह भाव बिल्कुल पवित्र नहीं होता। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि गैर हिंदुओं का सत्यापन होना चाहिए। अब गैर हिंदुओं में बौद्ध भी है, सिख भी है, जैन भी है, ईसाई भी है। आपने सिर्फ मुस्लिम पे ही कटाक्ष क्यों करा? बताओ, गैर हिंदू का कहना आसान है, वो अपने ही समुदाय है। जैन हुआ, बौद्ध हुआ, सिख हुआ, वो सब अपने ही है, सबको पता है, उसमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। हाँ, वो इस दायित्व पर बैठे हैं तो वो स्पष्ट नहीं कह सकते, लेकिन हम स्पष्ट कह सकते हैं। नहीं, वो आप जो कह रहे हैं कि वो अपने हैं, फिर वो उन्होंने स्पष्ट क्यों नहीं कहा कि भाई मुस्लिम का प्रवेश वर्जित है? यही गलत है। हमारे यहाँ देखिए, मैं एक बात मानता हूँ, मैं ओवैसी से कई बार बड़ा प्रभावित होता हूँ। वो मुस्लिम कम्युनिटी की बात करते हैं तो खुलकर कहते हैं, संसद में भी कहते हैं, सड़कों पर भी कहते हैं, कहीं भी मंच पर कहते हैं, खुलकर कहते हैं। लेकिन आज परिस्थिति ऐसी खराब हो चुकी है कि हमारे लोग, हमारे नेता सेकुलरिज्म की चादर ओढ़कर बैठे हुए हैं और वो इस रक्त पिपासी कौम, मैं बिल्कुल स्पष्ट कहूँगा, रक्त पिपासी कौम से भाईचारा निभाने में बिल्कुल भी परहेज नहीं करते, जबकि उन्हें विचार करना चाहिए। आज परिस्थिति कितनी खराब हो चुकी है, पूरे देश के हालात कितने खराब हो चुके हैं। आज हमारी धार्मिक यात्राओं के लिए एक निर्देश आता है कि उसके लिए परमिशन लेनी पड़ेगी। आज बहुसंख्यक समाज अपने अधिकारों की मांग कर रहा है। बहुसंख्यक समाज, भारत के अलावा हमारे पास कोई देश नहीं बचा। मुसलमानों के पास है 56 देश है, आपने भी बंटवारा 1147 में दे दिया था मुसलमानों को पाकिस्तान। चलिए, यानी कि साफ तौर से आपका यह कहना है, मुख्यमंत्री के कहने से बढ़ के आपने कह दिया है कि मुस्लिम समाज का जाना वहां वर्जित होना चाहिए। यही कहना स्पष्ट मैं कह रहा हूँ, सिर्फ वहां नहीं, चार धाम नहीं, इस देवभूमि के प्रत्येक तीर्थ स्थल पर जहां पर सिर्फ हिंदू लोगों का प्रवेश होता है या हिंदू समाज के मान बिंदुओं को रखने के लिए। और एक और आप विषय देखेंगे, व्यापारिक पृष्ठभूमि भी देखनी पड़ेगी। बाहर से आने वाले लोग वहाँ व्यवसाय कर बैठ जाते हैं, स्थानीय लोगों के रोजगार को बहुत बड़ा आघात है। वहाँ के जो लोग रोजगार पर सिर्फ इसी चार धाम यात्रा पर रहते हैं, उनके व्यापार को भी चोट होती है कहीं ना कहीं। चलिए, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जय श्री राम। विकास वर्मा जी हैं, कुछ और लोगों से, कुछ राजनीतिक व्यक्तियों से भी हम इस संदर्भ में कुछ चर्चा करेंगे, कुछ बातचीत करेंगे, तो बने रहें। आप सुरेश गुप्ता जी हमें मिले हैं। नमस्कार गुप्ता जी, कैसे हैं? जी बढ़िया हैं, बहुत बढ़िया हैं, धामी के राज में बढ़िया हैं। ऐसा पंच क्यों मार रहे? धामी के राज में बढ़िया है? बढ़िया नहीं है, इसीलिए तो पंच मारा है। क्या किया धामी ने, ये बताओ। यहाँ राज किया इन्होंने, बीजेपी ने राज किया, और कैसे इतनी आबादी बढ़ गई यहाँ की। जब ये हमारा उत्तराखंड बना था तो 70 लाख आबादी थी, आज 1.25 करोड़ आबादी कैसे हो गई? कहाँ से आ गए 50 लाख आदमी उत्तराखंड में? किस किस की इंक्वायरी करी, क्यों नहीं इन्होंने मालूम किया? यहाँ की डेमोग्राफी सारी बदल दी इन्होंने। और इतना क्राइम हो रहा है, ये सब करने वाले कौन है? क्या कंट्रोल कर रहा है इन्होंने? रुड़की में कांड हो गया, क्या कर लिया इन्होंने? 800 शोभा यात्रा निकली यूपी में,
और एक में भी पत्थरबाजी नहीं हुई। ये जलालपुर में और ये रुड़की में कैसे हो गया? इसका मतलब हमारा प्रशासन कमज़ोर है, हमारी सरकार कमज़ोर है। और मैं तो बिल्कुल बीजेपी को कहता हूँ निकम्मी सरकार है। हमने बनाया मगर वो कुछ नहीं कर सकती। उनके अंदर कोई मोरालिटी नहीं है, उनके अंदर कोई जोश नहीं है, कोई कुछ करने की कार्रवाई नहीं है। अगर एक काम की कौन सी है फिर? कौन सी काम की कौन सी है? वो तो अब आगे आएगी तब पता चलेगी। 7 साल से तो 6 साल से तो यही है। क्या किया इन्होंने उत्तराखंड में मुझे बताओ पहले। एक बात तो बताओ, उत्तराखंड में इतनी मस्जिदें बन गई, वो इधर केदारनाथ बद्रीनाथ इतनी, ये लोग बस गए। आए कहाँ से? रोहिंग्या कहाँ से आए? ये रोहिंग्या को क्यों नहीं निकालते हमारे देश से? जितने भी घुसपैठिए रोहिंग्या बांग्लादेशी आते हैं, ये सरकार कर क्या रही है? आपको मुख्यमंत्री बना दिया जाए मान लीजिए, तो क्या करोगे सबसे पहले आप? सबसे पहले मैं चैनल बंद कर दूंगा, ये वाला चैनल, सारे चैनल बंद कर दूंगा। फिर सब अपनी बात लोगों तक पहुंचाओगे कैसे? है अपनी बात लोगों तक कैसे पहुंचाओगे? यहाँ पूछने आएंगे तब पहुंचाएंगे। चैनलों ने तो जो जिसका चैनल होता है वो उसी के गुण गाता है। हाँ। जो बीजेपी का है वो बीजेपी के गुण गाएगा, जो कांग्रेस का है वो कांग्रेस के गुण गाएगा। सरकार जब तक सुरक्षा नहीं करेगी, जब तक कानून व्यवस्था सही नहीं करेगी, किसी भी प्रदेश की देश की तरक्की का सबसे बड़ा वो है सुरक्षा व्यवस्था। यूक्रेन में देखो आप, सबक ले लें सारी दुनिया के लोग। रूस ने हमला किया मगर उसकी एक एक बंदा जो है लड़ने को तैयार हो गया। यहाँ कोई कुछ कहता पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे रुड़की में, क्यों नहीं उनको बंद किया? क्यों नहीं बुलडोजर चलाए? अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं करी धामी ने? पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे कहाँ लगे? लगे हैं अभी, ये वहाँ लगे या दिल्ली में लगे, कहाँ लगे हैं? उन्होंने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे। कौन सा चैनल देखते हैं आप? मैं सभी चैनल देखता हूँ। ज्यादा कौन देखते हैं? ज़्यादा सभी देखता हूँ मैं तो। हमारा चैनल देखा करो। आपका चैनल हमारे यहाँ आता ही नहीं, चीज मोबाइल में आता है ये। मोबाइल मुझे देखना नहीं आता। तभी तो मोबाइल में आजकल अच्छी चीजें भी आ रही। मेन मुद्दे पे आइए। मेन मुद्दा यही है। तो इस सरकार को चाहिए कि सबसे पहले कानून व्यवस्था को मजबूत करे। जिस प्रदेश की, जिस देश की कानून व्यवस्था मजबूत होगी वहाँ ना दंगा हो सकता, ना कुछ हो सकता। आज योगी ने जो करके दिखाया वो धामी करके दिखाए, नहीं तो सीट छोड़ दे धामी। चलिए, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नाराज क्यों हो रहे? धन्यवाद तो बोल दो। किस बात का? आपने मुझे समय करके दिखाओ तब धन्यवाद बोलेंगे। चलिए, ये बड़े नाराज हैं और नाराजगी मुख्यमंत्री से गुस्सा मेरे पे निकल रहा है। मैं थोड़ा इस राज्य का मुख्यमंत्री हूँ। अगर मैं मुख्यमंत्री होता तो शायद माइक लेके यहाँ ना खड़ा होता। तो अब मैं भाजपा मुख्यालय पे पहुँचा हूँ और जो साधु संतों का जो कल बयान आया है उसको लेके कांग्रेस की तीखी प्रतिक्रिया आ रही है। कैंतुरा जी मिले हैं भाजपा मुख्यालय में। कैंतुरा जी, पहले तो जो साधु संतों ने जो मांग उठाई है और पुष्कर सिंह धामी जी का जो बयान है, दोनों में कितनी समानता है? देखिए, सरकार का काम हर समाज की बात को सुनना है। सरकार का काम हर समाज की बात को सुन करके उसमें क्या क्रिया की प्रतिक्रिया की जानी है वो देखना है। साधु संत सनातन संस्कृति की, साधु संत हमारे समाज की, हमारी सनातन धर्म की आधार स्तंभ है। वो हमें मार्गदर्शन देते हैं, अपने विचार देते हैं, अपना जो उनकी जो सोच है उससे हमें अवगत कराते हैं, तो उनका सम्मान है। उनकी व्यक्तिगत राय भी होती है, तो उनकी राय को कितना कंसीडर किया जाना है सरकार की इच्छा और सरकार के काम करने के तरीके पर जो है निर्भर करती है। नहीं, मेरा सवाल ये था कि साधु संतों ने जो मांग उठाई है और पुष्कर सिंह धामी जी का जो बयान है, वो ऐसा लग रहा है कुछ लोग इस तरह से पेश कर रहे हैं कि पुष्कर सिंह धामी जी ने ये कहा है कि 4 धाम यात्रा पर गैर हिंदुओं का अब जाना वर्जित है। देखिए, इस प्रकार का कहीं बयान जो है मुझे तो नहीं लगता दिया है। वेरिफिकेशन की बात थी कि वेरिफिकेशन जो है उसको किया जाना है। और आप पूरा अगर जो बयान सुनेंगे तो उन्होंने कहा है कि हम 2 देशों की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़े हुए प्रदेश हैं। हम चाइना से जुड़ा हुए हैं, हमारा सीमा है, हमारी सीमा नेपाल से जुड़ी हुई है। ये बयान में उन्होंने कहा। और वेरिफिकेशन करना बहुत अति आवश्यक है। इसलिए अति आवश्यक है क्योंकि ये देहरादून है, जितनी भी हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के से लगी हुई सीमाएँ हैं, कुर्द्वार है, रामनगर है, काशीपुर है, रुद्रपुर है, खटीमा है, किच्छा है, सितारगंज है, तमाम जगहों पर उत्तर प्रदेश के कई लोग सुबह यहाँ पर नौकरी करने, दिहाड़ी करने, काम करने, सब्जी बेचने, तमाम काम करने के लिए आते हैं और फिर शाम को चले जाते हैं। तो इसलिए संबंधित थानों में, संबंधित तहसील में उन लोगों का वेरिफिकेशन रहे कि कौन लोग यहाँ आ रहे हैं, कौन लोग जा रहे हैं, ताकि शांत वातावरण इन वादियों का रहे और अपनी संस्कृति के बचाने के लिए, अपने संस्कृति और धर्म और सभी प्रदेश के लोगों के सुरक्षा के लिए अगर जो कोई कदम उठाया जाए तो इसमें कांग्रेस के पेट में दर्द क्यों है? कांग्रेस का काम है
जब से इस देश का निर्माण हुआ है तब से लेकर के अब तक समाज को तोड़ करके, समाज को बरगला करके, तुष्टीकरण की राजनीति करके, वोट बैंक बटोर करके राजनीति करना कांग्रेस का काम है। अब जब देश के अंदर कांग्रेस साफ हो रही है तो इस प्रकार की बयानबाजी कांग्रेस के प्रवक्ता कर रहे हैं। पहले बात पूरी सुनते नहीं हैं, आधी अधूरी बात में क्रिया की प्रतिक्रिया देते हैं, तो इसी प्रकार की चीज़ें निकल के आती हैं। अच्छा, वेरिफिकेशन की बात आपने करी है, बहुत अच्छी बात है कि वेरिफिकेशन होना चाहिए, लेकिन एक तरफ आप वेरिफिकेशन की बात करते हैं, एक तरफ अवैध बस्तियां जो बस रही हैं, जो बाहर के लोग आके अवैध रह रहे हैं, उनको नियमितीकरण की बात भी सरकार कर रही है। भाई अगर आप वेरिफिकेशन की बात कर रहे हैं तो फिर ये अवैध बस्तियों को वैध करने का कौन सा है? ये सारे लोग कब्जा करके बैठ जाते हैं, फिर आप ही उनको वैध करने की बात करते हैं। देखिए, इसमें अभी बहुत सारी चीज़ें चल रही है, ये पाइपलाइन में है और तमाम चीज़ों को सोच के विचार के सरकार काम करती है। निश्चित रूप से जो बेहतर होगा उत्तराखंड के बेहतरी के लिए, जो हमारे समाज की बेहतरी के लिए, जो उत्तराखंड की संस्कृति और उत्तराखंड के एकता को और उत्तराखंड की शांति को बनाए रखने के लिए जो बेहतर होगा, सरकार उस पर काम करेगी। अच्छा, एक सवाल और है, बात वेरिफिकेशन की होती है, संस्कृति की होती है, और बंगालियों के लिए अलग से मूल निवास की भी बात होती है। हमने देखा है कि बंगाली समुदाय के लिए, हालांकि ये सवाल इसलिए भी पनप रहा है कि लोग कहते हैं कि मूल निवास की बात हो रही है 1950 की, लेकिन जो बंगाल के लोग यहाँ रह रहे हैं उनको मूल निवास और उनको बसाने की बातें ज़्यादा हो रही हैं, लेकिन जो एक्चुअल मूल निवासी है 1950 वाला, उसकी कोई सुध नहीं ले रहा है। कैंतुरा जी, देखिए, तमाम चीज़ों पर मैंने कहा ना, सरकार फैसला लेती है और जितने भी जनप्रतिनिधि होते हैं जो अब विभिन्न क्षेत्रों से चुन करके आते हैं, जो वहाँ की समस्या है उनको पटल पे रखते हैं और उस पर क्या काम करना है, उस पर क्या काम बेहतर है, उत्तराखंड की बेहतरी के लिए क्या होना है, ये सब पर सरकार, मुख्यमंत्री जी विचार करके उसके बाद इस पर निर्णय लिया जाता है। निश्चित रूप से जो उत्तराखंड के विकास के लिए, उत्तराखंड के समाज के लोगों के संरक्षण के लिए जो भी फैसला होगा, सरकार कभी भी जो अच्छा फैसला होगा उसको लेने में नहीं हिचकेगी। चलिए, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। साफ तौर से कैंतुरा जी ने ये कहा है कि पुष्कर सिंह धामी जी ने वेरिफिकेशन की बात कही है, गैर हिंदुओं के चार धाम यात्रा को वर्जित नहीं बताया है। तो आइए इस खबर पे और आगे बढ़ेंगे, कुछ लोगों से और बातचीत करेंगे कि आखिर बयान को किस तरह से पेश किया जा रहा है। कांग्रेस मुख्यालय पे पहुंचा हूं और गरिमा दसोनी जी हैं। गरिमा दसोनी जी, संत साधु समाज ने गैर हिंदुओं के चार धाम यात्रा पर आने पर रोक लगाने की बात कही है। मुख्यमंत्री जी का एक बयान आया, आप किस तरह से देख रहे हैं उस बयान को? देखिए, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको और हमको ट्रैप किया जा रहा है। एक पॉलिटिकल स्टंट के तहत ये सब कुछ हमारे लिए जाल बिछाया जा रहा है। जो स्वामी आनंद स्वरूप अपने आप को स्वामी लिख रहे हैं, अभी हाल ही में हुए धर्म संसद में आपने देखा कि उनके बयान कितने विवादास्पद साबित हुए। तो ऐसा व्यक्ति जो समाज को बांटने का काम करे, जो लगातार विवादास्पद बयानों के लिए सुर्खियां बटोरे, वो स्वामी कैसे हो सकता है? या वो हमारे लिए पुरोहित कैसे हो सकता है? या धर्मगुरु कैसे हो सकता है? क्योंकि धर्मगुरुओं का काम तो प्रेम का संदेश देना है, उनका काम तो एकता का संदेश देना है, उनका काम तो भाईचारा और सौहार्द का संदेश देना है। लेकिन जिस तरह का काम स्वामी आनंद स्वरूप लगातार धर्म संसद से लेकर आज तक करते आ रहे हैं, उसको देखते हुए लगता है कि कहीं ना कहीं इन्होंने कोई दूसरा चोला पहना है। और मुख्यमंत्री जी आज उनकी आड़ लेकर आप आनंद स्वरूप को सारे पंडा पुरोहित समाज या साधु संत समाज का आवरण नहीं दे सकते। कौन से आपके साथ खड़े हैं साधु संत समाज, आपके बयान में ज़रा बताएं मुख्यमंत्री। आज प्रदेश की जनता को बताया जा रहा है कि पूरे साधु संत समाज के डिमांड पर और उनके दबाव में हमने इस तरह का निर्णय लिया। इस तरह का निर्णय मैं रोकना चाहूंगा, उस निर्णय पे आ जाते हैं, उसको लेकर भी बड़ी कंट्रोवर्सी हो रही है। क्या निर्णय लिया है मुख्यमंत्री जी ने, थोड़ा आपसे भी जानना चाहेंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं अपनी पौराणिक सभ्यता और संस्कृति की बात आपको बताऊं। चार धाम यात्रा कोई भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से यहाँ काबिज हुई है तब से शुरू नहीं हुई है उत्तराखंड में। चार धाम यात्रा तो हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, हमारा एक तरह से मान है, अभिमान है, स्वाभिमान है। उत्तराखंड चार धाम यात्रा के बिना कुछ भी नहीं है, शून्य है। और धार्मिक पर्यटन तो इतना ज़्यादा हमारे लोगों के लिए एक तरह से रीढ़ की हड्डी है, क्योंकि 13 से 15 लाख लोगों का जीवन यापन या रोजगार उससे जुड़ा हुआ है। उसको लेकर मुख्यमंत्री जी को ऐसा लग रहा है कि वो पहली बार चार धाम यात्रा करा रहे हैं। अरे, अराजक तत्वों से आपको डर लग रहा है, असामाजिक तत्वों से आपको घबराहट हो रही है, आप नर्वस हो रहे हैं, तो कानून व्यवस्था को सुदृढ़ कीजिए। ये लॉ एंड ऑर्डर का मामला है।
और अराजकता या असामाजिक तत्व तो किसी भी धर्म या जाति में हो सकते हैं। ये कहाँ पर लिखा है कि गैर हिंदू ही असामाजिकता फैलाते हैं? देश के अंदर कई लोग जिनका कई मातृशक्ति। मैडम, गैर हिंदू वाली तो कोई बात ही नहीं है उनके बयानों में। उन्होंने ये कहा है कि जो भी असामाजिक तत्व होंगे उनका वेरिफिकेशन किया जाएगा। देखिए, जो हमने टीवी चैनलों के माध्यम से देखा और जो हमने समाचार पत्रों के माध्यम से देखा, हम मुख्यमंत्री के बगल में तो बैठे नहीं थे। जो भी हमको परोसा जाएगा वही हम ग्रहण करेंगे। हमें ये बताया गया है कि मुख्यमंत्री का बयान है कि गैर हिंदुओं का सत्यापन होगा चारधाम यात्रा जाने से पहले। मेरा सवाल सिर्फ मुख्यमंत्री जी से यह है कि खून की बोतल चढ़ाने से पहले खून का भी सत्यापन करना शुरू करोगे? यह शुभ कार्य कब शुरू करोगे? क्योंकि एक मुखिया पूरे प्रदेश का मुखिया होता है, वो संरक्षक होता है। इस प्रदेश के अंदर जाने कितने धर्म, कितनी जाति, कितने समुदाय, कितने वर्गों के लोग रहते हैं, कितनी संस्कृति के लोग रहते हैं, कितने पहनावे और खान पान के लोग रहते हैं। ऐसे में मुखिया का काम होता है कि पिता की तरह सबको अपनी छतरी के अंदर लेना, संरक्षण प्रदान करना, सबको जो है आदर सम्मान सत्कार देना और एक बराबरी की बात करना, समानता की बात करना। इंसानियत का तकाजा यही है। आपके अंदर अगर इंसानियत बची है, मानवता बची है, तो आप हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में हैं भाई भाई, ये जो हमें बचपन से सिखलाई दी जा रही है, इसको चरितार्थ करते। और नैतिक जिम्मेदारी और कर्तव्य भी आपका यही था कि आप प्रदेश के मुखिया होने के नाते इस कार्य को करते और यहाँ जो सौहार्द है, जो भाईचारा है, उसको बढ़ाने का काम करते। ये नहीं कि विभाजनकारी आपके फैसले या आपके बयान हों। और आज मुख्यमंत्री के बयान को उसी रूप में देखा जा रहा है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे भी शर्मसार होना पड़ रहा है कि मेरे प्रदेश का उत्तराखंड, हमको देवभूमि कहा जाता है, तपोभूमि कहा जाता है। उत्तराखंड में जो कुछ भी होता है वो पूरे देश में एक संदेश का प्रचार प्रसार करता है। और चारधाम यात्रा तो केवल देश में ही नहीं, विश्व में ख्याति प्राप्त यात्रा है। ऐसे में चारधाम को लेकर दिया गया मुख्यमंत्री का बयान तो मुझे लगता है कि तमाम इंटरनेशनल मीडिया तक भी जाएगा। तो मुख्यमंत्री जी को सोच समझकर बयान देना चाहिए। और आज आप कह रहे कि साधु संत मांग कर रहे थे ऐसी, इसलिए हमें ये फैसला या ये बयान देना पड़ा। तो साधु संत तो 2 साल से देवस्थानम बोर्ड को भंग करो कह रहे थे, उनको 2 साल तक आपने वेट कराया। और यहाँ आनंद स्वरूप ने एक जो है तीर तरकश से निकाला, जहरीला तीर मैं कहना चाहूँगी। जी, कुछ लोग देखिए भाजपा और आरएसएस के द्वारा स्लीपिंग सेल्स के रूप में समाज में छोड़े जाते हैं। और जब जब एक उनको नैरेटिव चेंज करना होता है, चर्चाओं का रुख बदलना होता है, सुनियोजित ढंग से एक षड्यंत्र भाजपा रचती है, कुचक्र चलाती है, जिससे कि आम जनमानस में चर्चा जो है वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इसी पर टिकी रह जाए। बात जो है ना बेरोजगारी पे हो, ना भ्रष्टाचार पे हो, ना महंगाई पर हो, ना महिला सुरक्षा पर हो, ना किसान दुर्दशा पे हो। आज प्रदेश या देश की आर्थिक स्थिति आप देख लीजिए, थोक महंगाई का आप रेट देख लीजिए। महंगाई बाद में आऊंगा, आज थोड़ा समय हमारे पास में कम है क्योंकि ये मुद्दा गर्म है, इसलिए समय हमारे पास कम है। तो समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आपका।